नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो संडे स्पेशल में आपके लिए थ्योरी लाया जाता है। तो आज थ्योरी के माध्यम से हम लोग जिन जिन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व हिंदी दिवस, उसके बाद भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख, हिंदी के प्रमुख उपभाषाएं बोलियां, हिंदी का विकास क्रम, देवनागरी लिपि का विकास क्रम, प्रमुख हिंदी भाषी जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला हुआ, वर्ण हुआ, भाषा, वाक्य, उपवाक्य और पदबंध, ये सब स्वर के भेद, जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं। व्यंजन में जो होंगे स्पर्श व्यंजन, थस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप व्यंजन और नासिक के व्यंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अयोग, वाह, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में क्या क्या आएगा। विराम चिन्ह में जैसे लोप चिन्ह, हंस पाद चिन्ह, समाप्ति सूचक, विवरण चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, लाघव चिन्ह, अवतरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण, आश्चर्य चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, कोष्टक, तुल्यात्मक चिन्ह इत्यादि सब पढ़ने वाले हम लोग। तो 3 टॉपिक कवर होगा आपका। पहला, हिंदी की जो सामान्य जानकारियाँ के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, और वर्णमाला और विराम चिन्ह, 3 टॉपिक इस थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट होगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला दिया हुआ आपका कि हिंदी दिवस की शुरुआत। हिंदी दिवस की शुरुआत 14 सितंबर 1949 को की गई थी, और जैसे 1953 में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा 14 सितंबर को। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस की शुरुआत किस सन में की गई, तो 1953, और शुरुआत कब हुई, तो 1949। ठीक है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे है विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई, 10 जनवरी 1975 को, और 2006 के प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख है, भाग 17, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, 343 से 351। राजभाषा के बारे में कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, ये चीज़ है, ये आपको याद रखना है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा भी कहते थे। और राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, यानी संविधान में उल्लेख किया गया है तो एक क्या है, संवैधानिक शब्द है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे दिया गया है हिंदी के प्रमुख उपभाषाएं एवं बोलियां, जिसके 5 उपभाषाएं एवं बोलियां हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके ट्रिक भी बताएंगे। इसका ट्रिक का वीडियो हम लोगों ने बनाया भी है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए, वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी उपभाषा में। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। तो इसके कुछ उपनाम, जैसे कौरवी को खड़ी बोली भी बोलते हैं, हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आ जाए तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके लिए ट्रिक हम लोगों ने याद किया था कि ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव गए, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव गए, ये ट्रिक है याद करने का, बहुत ही सिंपल वे है। दूसरा है उपभाषा में पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हम लोगों ने याद किया था ABC ट्रिक से, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा बिहारी हिंदी को हम लोगों ने कैसे याद किया था, MMB में, MMB में। तो M से हो जाएगा आपका मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये मगही, मैथिली, भोजपुरी आता है, 3 आते हैं बोलियां इसके। फिर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने याद किया था नेपाली GK से, यानी कि नेपाली, कुम्हायूनी, गढ़वाली, नेपाली, कुम्हायूनी, गढ़वाली। फिर राजस्थानी हिंदी को हम लोगों ने याद किया था मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। ये चीज़ें हम लोगों ने याद किया था बहुत अच्छे प्रकार से। इसमें ट्रिक क्या था, मामा मेवा लेने जयपुर गए, मामा मेवा लेने जयपुर गए, ये ट्रिक था आपके लिए हिंदी का। अब आगे देखते हैं हिंदी का विकास। देखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा गया है, लेकिन हिंदी भाषा के इतिहासकार अपभ्रंश को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो वो संस्कृत है।
और हिंदी भाषा की इतिहास का आरंभ कब से हुआ तो आप उदाहरण से बताएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप अंतर को पहचान लेंगे। देखिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो लिपि पूछ सकता है आपसे, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। जब भारत की जितनी भी लिपियां हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हिंदी का विकास क्रम को देख लेते हैं। तो हिंदी का आदि जननी यानी जिससे उत्पन्न हुआ है तो पहले संस्कृत होगा, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। ये हिंदी के विकास क्रम का क्रम है। ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब लिखिए देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास, इसको आप लोग देखेंगे। ये दिया कि भारत की सभी लिपियां, इसके बारे में भी हम लोगों ने भी पढ़ा है, ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि का उपयोग वैदिक आर्यों ने, जो वेदों के ज्ञाता थे, तो वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। देवनागरी लिपि को लोकनगरी लिपि, ये चीज़ ध्यान रखना, हिंदी लिपि या अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। देखिए, एक ही चीज़ का कितने 3 नाम। अगर देवनागरी अगर पूछ देगा भारत की हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि नहीं दिया, आपको दे दिया हिंदी लिपि, तो आप बोलेंगे हिंदी लिपि तो होता ही नहीं, ये तो गलत है, तो आप वहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यानी कि आप लॉस हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको लोकनागरी लिपि या अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, लिपि के 2 प्रकार हैं। लिपि के 2 प्रकार हैं। इसमें पहले को कहते हैं उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ये ब्राह्मी लिपि के प्रकार है। ठीक है, आगे है देवनागरी लिपि का विकास। अब देवनागरी लिपि का विकास जैसे हिंदी का हम लोगों ने पढ़ा, उसी प्रकार इसका भी है। पहले देखिए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको याद करने का हम लोग ट्रिक कैसे याद किए थे? अगर ब्राह्मण को गुप्त रखेंगे, ब्राह्मण को क्या करना है? गुप्त रखना है, तभी नगर में कौन? देवता लोग प्रस्थान करेंगे। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि का विकास क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र में 8+1 यानी 9, ये क्या फार्मूला है? यानी 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। तो ये चीज़ याद रखना। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र कितने हैं? तो टोटल 9 है। अगर केंद्र शासित पूछेगा तो 1, अगर राज्य पूछेगा तो 8। ये चीज़ ध्यान रखना। हिंदी वर्णमाला में देखते हैं हम लोग, हिंदी वर्णमाला में क्या क्या है। देखिए, वर्णमाला का पहला है कि वर्णमाला की परिभाषा ही पूछ देता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित समूह। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है वर्णों के समुदाय। समुदाय मतलब वही होता है व्यवस्थित समूह, समुदाय आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान, ये भी एक ही बात है। अगर कहता है वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, तभी ये भी सही हो जाएगा आपका। इस चीज़ को ध्यान रखना है। वर्ण के बारे में जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। मौखिक इकाई ध्वनि, और इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। देखिए, मौखिक और लिखित इकाई में अंतर क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ को मान लीजिए हम बोले राम, ठीक है, मान लीजिए राम बोल दिए, तो राम बोले तो ये ध्वनि, और इसको लिख दिया, ये क्या है? लिखित। चीज़ को आपको समझना है इस चीज़ को। देखिए, अगर ये लिख दिए तो ये लिखित हो गया, अगर ये मैंने बोला राम, ये ध्वनि है। तो इस चीज़ को आप लोग मौखिक ध्वनि है, और ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? एक ध्वनि को वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना है। हाँ, वर्ण का पूछ देता है कि अर्थ क्या क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्या क्या होता है। वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, जाति भी होता है और रंग भी होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कि ये आपके और एग्जाम में आ जाए तो आपको बचना नहीं चाहिए, इसको कर जाना है। भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। ये चीज़ ध्यान रखना कि भाषा का सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। अब देखिए, इसका क्रम हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, पहले वाक्य है, फिर वाक्य से छोटा उपवाक्य, फिर पदबंध, फिर पद या शब्द, फिर अक्षर या वर्ण।
अब यहाँ पर अक्षर वर्ण ध्वनि भी दे सकता है वर्ण की जगह, तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इस चीज़ को हम लोग समझ गए कि अक्षर और ध्वनि वर्ण में अंतर क्या है। ठीक है, आगे है स्वर। स्वर देखिए ब्रैकेट में अच क्यों लिखे हम, क्योंकि जो स्वर है, स्वर तो अब देखिए स्वर को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वॉवेल कहते हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच कहते हैं। हाँ, हिंदी में तो स्वर ही कहते हैं इसको, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। हम लोग तीनों को, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, तीनों को यहाँ पर जान गए। तो आइए शुरू करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बिना किसी रुकावट के मुंह से हवा निकलती है, यानी मुंह से हवा निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर को संस्कृत में अच, इसका देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है कि स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों के बारे में जानेंगे, इन स्वरों का क्या क्या उपयोग है, कैसे उपयोग करते हैं। तो पहला है जीभ के आधार पर स्वर, यानी जीभ है, जीभ के आधार पर हमें स्वर पता करना। तो देखिए अग्र स्वर होता है, जैसे ई, बड़ी ई, ए और ए, ये सब अग्र स्वर। मध्य में क्या होता है, अ सिर्फ होता है, उसके वाला बचा हुआ पश्च स्वर में आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो, ओ हो, औ है, ये सब क्या है, ये पश्च स्वर में है। ठीक है, जीभ के तीन ही परिस्थितियाँ होती हैं, एक आगे वाला भाग, एक मध्य वाला भाग, एक पश्च वाला भाग। तो अग्र में आपका ई आ जाएगा, ई, और इसके बाद मध्य में आपका अ आ जाएगा, ई वाला ई, बड़ी ई, ए और ए, उसके बाद सिर्फ आ जाए, जो बचा है वो सिर्फ इसमें चला जाएगा पश्च वाले में। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, अगर संस्कृत में होता है तो वो 3 प्लुत स्वर एक आ जाता है एक्स्ट्रा, मतलब संस्कृत में 3 होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है संस्कृत में 3 और हिंदी में 2 ही होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ठीक है, अब दीर्घ स्वर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सजाति, आगे इसके बारे में लिखा गया है, सजाति विजाति किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर के अंतर्गत। और जो संयुक्त स्वर होते हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला दिया है आपका ह्रस्व या मूल स्वर बोलते हैं, ये 4 होते हैं, और छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 होते हैं, इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर, ठीक है, ये अब दीर्घ स्वर में जैसे आ हो गया, बड़ी, बड़ा ऊ, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ होगा, और यानी 7, कुल 11 हो गए ना, ये आपके दीर्घ स्वर में होते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर, अब जाति के आधार पर स्वर के भेद। जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 2, यहाँ पर लिखा गया है 2 होते हैं। जैसे सजाति, बी जाति। सजाति का मीन्स क्या होता है, जो समान जाति के हों, जैसे अ का अगर हम कर देते अ धन अ, यानी समान जाति के हैं, ये दोनों समान जाति के, इसलिए क्या बनता है, आ बनता है। इसलिए जैसे छोटी ई, छोटी, छोटी ई, छोटी, क्या बनता है, बड़ी, तो ये भी क्या है, समान जाति के हैं। छोटाऊ और छोटाऊ, ये भी बड़ाऊ होता है, तो ये क्या है, समान जाति, ये समान जाति के, इसलिए इसको सजाति बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, और जो बचे हैं जो वो क्या हो जाएंगे, बी जाति, यानी 4 क्या हो जाएंगे, बी जाति। ठीक है, ये देख रहे हैं, अब ध्यान दे रहे हैं, ये जो 7 हैं, ये दीर्घ, ये जो 7 हैं दीर्घ स्वर के ही भाग हैं। दीर्घ में हम लोगों ने पढ़ा था ना, आ, बड़ा, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये पढ़ा था, ये सब उसी के भाग हैं। अयोग वा क्या होता है, ये 2 होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और दूसरे को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग। तो इस चीज़ को ध्यान देना आपको, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो अयोग वा की संख्या कितनी होती है, 2। अब आगत स्वर, आगत स्वर एक होते हैं, इसकी संख्या, ये आगत स्वर है। संयुक्त स्वर है, देखिए ए, ऐ, ओ, औ, तो ये क्या है, संयुक्त स्वर है आपके। आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। अब स्वरों का आपको उसका वर्गीकरण और उच्चारण स्थान देखना है। जैसे वर्ग में, जैसे कंठ, जो कंठ है, वर्ग का नाम, तो ये उच्चारण कंठ से होता है, तो इसमें अ और आ आते हैं। तालव्य में तालु से होता है, मुंह के भीतर का छत का पिछला भाग, ये दोनों ई होता है, छोटी और बड़ी दोनों होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये होता है मूर्धन्य में, मूर्धा में आपका मुंह के भीतर के छत का पिछला भाग, इसमें सिर्फ ऋषि आता है। और ओष्ठ में, ओठ से जो बोलता है, छोटाऊ और बड़ाऊ, ये 2 आते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बचे हुए जैसे कंठ 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 और तालु, जैसे ए, जैसे कंठ तालु, कंठ तालव्य भी इसको बोलते हैं। इसको प्रथम कंठ तालव्य, इसको द्वितीय कंठ तालव्य बोलते हैं। कैसे कंठ तालव्य क्या हुआ, जैसे अधन ई, अधन ई होता है, इसको बोलते हैं ए। अधन ई होता है, इसको बोलते हैं ए होता है ना। तो ये क्या पहले में होता है कंठ का, और किस में आता है कंठ में, ई किस में आता है तालव्य में, यानी तालु में, तो इसीलिए कंठ तालव्य। ये प्रथम कंठ तालव्य, ये द्वितीय कंठ तालव्य। उसी तरह दूसरा वाला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से मतलब जैसे कंठ, देखिए कंठ में अधन उ, अधन उ, तो वो होता है, वो होता है ना, तो ये वो हो जाएगा, वो इसको बोलते हैं प्रथम कंठोष्ठ, प्रथम कंठोष्ठ। तो ये प्रथम, ये द्वितीय, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। देखिए इसको याद कराने का एक तरीका है, संवृत, अर्ध संवृत, ये विवृत और अर्ध विवृत कैसे याद करें, इसका तरीका क्या है। देखिए एक मान लीजिए ए है, ए को यानी ए नहीं संवृत है, तो एस को वृत्त बनाने के लिए बोला गया, वृत्त बनाने के लिए बोला गया कि इतना बड़ा वृत्त बनाओ, लेकिन उसने क्या किया, छोटा बना दिया। उसने क्या किया, छोटा बना दिया। उसी तरह बी वाले को यानी विवृत स्वर को, यानी बी को उसने विवृत को भी वो बोला कि ठीक है विवृत तुम बनाओ। अब ए एस वाला तो छोटा बना दिया, अब तुम बनाओ। तुम क्या करोगे, तुम भी क्या करो कि इसको बड़ा वृत्त बनाओ, लेकिन फिर इसने क्या किया, बी वाला भी इसको क्या कर दिया, छोटा बना दिया। इसको याद करने का तरीका ये है समझाने का। देखिए पहला को हम लोगों ने देखा कि एस वाला क्या किया कि यानी समवृत्त स्वर ये बड़ा है, यानी कि इसको याद करना है आपको, बड़ा ई और बढ़ाऊँ, बड़ा ई बढ़ाऊँ। इसको कहा कि ये लिखने के लिए बोला गया, यानी बड़ा वृत्त बनाने के लिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसका छोटा कर दिया, यानी कि छोटी ई और छोटा ऊ बना दिया, ये कर दिया। यानी कि समवृत्त वाले को बोला गया कि तुम बड़ा वाला बनाओ, लेकिन उसने क्या कर दिया, आधा बना दिया, यानी कि अर्ध समवृत्त बना दिया। समवृत्त इसका आधा नहीं है, छोटा है, लेकिन हम लोग याद करने का तरीका है। तो उसने क्या किया, छोटा बना दिया इससे। ई का छोटा छोटी, बड़ाऊ का छोटा छोटाऊ हु होता है। उसी प्रकार बी यानी विवृत वाले ने क्या किया, उसने कहा कि आ बनाओ, फिर आय बनाओ, फिर ओ बनाओ। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको समवृत्त और विवृत दो चीज़ याद रखेंगे तो आपको याद होगा। तो उसने बोला कि ठीक है ये वो उन लोगों ने तो नहीं बनाया, अब बी वाला बोला कि अब तुम लोग ये बनाओ। हाँ, विवृत वाला बोला कि अब तुम लोग ये सब बनाओ। तो उन लोगों ने भी क्या किया, इसका अर्ध बना दिया, मतलब आधा कर दिया, यानी अ कर दिया, ए कर दिया और ओ का ओ कर दिया। ठीक है, ये ओ है। तो इसका याद करने का तरीका है जिसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, अगर आप इसको एक दो बार याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है व्यंजन। देखिए व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। ये वर्ण जो स्वरों की सहायता से ये आता रहता है, तो इसको आप याद रख लेंगे कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35। पहला स्पर्श या वर्गी व्यंजन की संख्या क्या होती है, 25। क वर्ग से प वर्ग तक इसको बोलते हैं हम लोग वर्गी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अब इसके वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान और वर्ग का नाम, ये चीज़ आपको रखना है। देखिए कंठ में कंठीय में कंठ से बोलते हैं जो क वर्ग आता है। तालव्य में तालु से बोलते हैं, जैसे च वर्ग आता है, च छ ज ज इया होगा। ठीक है, क ख ग घ अंग। ठीक है, तो मूर्धन्य में मूर्धा से बोलते हैं, जिसमें ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ अड़, ये चीज़। फिर उसके बाद डी से आपका क्या आता है, दंत आता है, दंत से त वर्ग आता है, त थ द ध न। फिर ओष्ठ से दोनों ओठों से बोलते हैं, जब प वर्ग आता है, प फ ब भ म। तो ये चीज़ याद रखना आपको कि किस में कौन सा वर्ग आता है। इसको याद करने का हम लोग तरीका बताए थे, के टी एम डू के से कंठ से, फिर उसके बाद दंत से, मूर्धा से, अरे तालव्य से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। ये जैसे ये ट्रिक देखिए, ये हम लोगों ने लिखा है। आगे है, देखिए आगे आपका अंतस्थ व्यंजन। ये कितने संख्या इसकी होती है, 4।
अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। य र ल व, ये आपको याद रखना है। अनुनासिक होते हैं, इनको अनुनासिक बोलते हैं। इसमें अनुनासिक च नहीं होगा, इसमें आपका अड़ होगा, अड़। ठीक है। अनुनासिक व्यंजन उष्ण व्यंजन होते हैं जो बोलने में हवा मुख से गर्म हवाएं उष्मा निकलती है। स श श ह, ये उष्मा उत्सित व्यंजन है। ड ढ, 2 होते हैं। आगत व्यंजन जो नुक्ता वाले होते हैं, 5 होते हैं। स्पर्श संघर्षी, अयों को छोड़ दें तो ये आपके कितने हो जाएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो इसको याद रखना है आपको, इससे कि जो इनसे बनते हैं। जैसे स्र वाला क्या है? छत्री वाला देखिए क और स, अगर इसमें और हलंत लगाकर अ कर लेंगे तब भी ये सही है। ठीक है। तो क और स इसको बोलते हैं। त्र होता है। ज य ज्ञ होता है, यह होगा। स र श होता है। तो ये चीज आपको याद रखना। देखिए ये अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको एकदम याद ही कर डालना है, एकदम आज ही। देखिए प्रत्येक वर्ग मतलब समझ रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने जिसका जिक्र कर रहे थे, तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये और एक आपका उच्च व्यंजन में आता है वो। ठीक है। अड़ बोलते हैं, अड़। ठीक है। तो ये आपका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग का, प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि जो क ख ग घ ङ ये होता है ना, तो पहला, 1 2 तीसरा और पांचवा, ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ग के वर्ण हैं ये आपके अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर जो 11 होते हैं, ये सब किसमें? अल्प प्राण में गिने जाते हैं। अब महाप्राण में जो बचा, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा उसमें हो गया, तीसरे में हो जाएगा दूसरा और चौथा, और उष्म व्यंजन आता है, और ये उच्च व्यंजन का एक उसमें चला गया, तीसरे में आ गया अड, तो ये आपका महाप्राण हो जाएंगे। अघोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और उष्म व्यंजन नहीं होता, क्योंकि इसमें ह नहीं होता है, तो स और ये वाला नुक्ता फ। और सघोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का, जैसे पहला, दूसरा इसमें हो गया, तो 3 4 5 इसमें चला जाएगा, और अंतस्थ व्यंजन ह इसमें आ गया, और सभी स्वर ये किस में आ जाएंगे? आपके सघोष में। इसको एकदम पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब विराम चिन्ह के बारे में जाने, हम लोग का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए विराम चिन्ह में श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। जो सभी विराम चिन्हों का संबंध अंग्रेजी से माना है, लेकिन पूर्ण विराम को छोड़कर, यानी पूर्ण विराम को उन्होंने अंग्रेजी से नहीं माना है इसको। ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब जैसे विराम चिन्ह है उसके संकेत को अब याद रखना है। जैसे देखिए उद्धरण चिन्ह का ये है, जिसको इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। फिर अर्ध विराम का ये है। फिर विवरण चिन्ह का आपका ये है। पूर्ण विराम का ये है। अल्प विराम का इस तरह दिखता है। अपूर्ण या उपविराम बोलते हैं, ये है। फिर मतलब पाद चिन्ह का ये है, जो नीचे जैसे मान लीजिए राम लिख दिए नीचे, जैसे इसको पाद बोलते हैं, पाद चिन्ह। ठीक है। पाद चिन्ह के बाद निर्देशक चिन्ह या संयोजक ये है, जैसे माता पिता लिखते हैं, माता पिता, तो इस तरह का। फिर उसके बाद आपका लाघव चिन्ह हो गया। लाघव चिन्ह में जैसे संक्षिप्त रूप बोलते हैं इसको, जैसे यूपी में लिखते हैं ना, यूपी, एमपी लिखते हैं ना, इसका संक्षिप्त रूप में ये चीज़ है। ठीक है। हंस पद या सूटी विराम चिन्ह, जैसे कोई शब्द मान ली कोई वाक्य बोल रहे हैं कि राम जाता है, अब आपको लगता है यहाँ पे छुए राम घर जाता है, तो इस तरह से जो ऐसे तीर की तरह दिखेगा, ये आपका इसको बोलते हैं श्रुति विराम चिन्ह। फिर उसके बाद आपका आश्चर्य चिन्ह हो जाएगा, यानी ये है पुनरुक्ति सूचक डबल लिमिटेड कामा को बोलते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये होता है, जैसे ओम बोलते हैं ना, उसमें दीर्घ उच्चारण में लगता है। तुलनात्मक सूची जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर इसको पद बिंदु चिन्ह बोलते हैं, इसको देखिए, इसको ध्यान रखिएगा।
फिर लोप चिन्ह जैसे इसे डॉट 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 दे देगा या प्लस 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 करके ये है। फिर समाप्ति सूचक जैसे इस तरह रहता है ना, समाप्ति सूचक का चिन्ह। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर देते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये आपके कमेंट बॉक्स से ही पता चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।